नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अमर्त्य प्रकाश आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे कि जब कभी भी सूर्य हो सर्वाधिक बली तो कैसे किया जाए पिंडायु साधन। जो पाठक नहीं जानते हैं कि पिंडायु, निसर्गायु, लग्नायु क्या है, वो हमारे पुराने वीडियो की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि आयु साधन की बहुत सारी विधियां हैं और कब कौन सी विधि प्रयुक्त करनी चाहिए। तो आज हम पिंडायु साधन के बारे में बात करेंगे। जब कभी भी कुंडली में सर्वाधिक बली सूर्य होता है, जब कभी भी सूर्य 6 रूप से अधिक बलवान है, सूर्य, चंद्र और लग्न में से सूर्य सबसे बलवान है, तब हम ऐसा करते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर इसके समान ही कोई बलवान हो तो उन दोनों तरीके से हम अपनी गणना करके दोनों का औसत निकाल लेते हैं। तो आइए हम आरंभ करते हैं बिना अपना समय व्यर्थ किए हुए कि पिंडायु साधन किया कैसे जाए। सबसे पहले ये जानना बहुत आवश्यक है कि हम पिंडायु साधन के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो कुंडली की आवश्यकता पड़ेगी, कुंडली के सभी ग्रहों के भोगांशों की आवश्यकता पड़ेगी, उसमें अस्त कौन है, वक्री कौन है, किस राशि में कौन सा है, इसकी पूर्ण जानकारी चाहिए। तो इसके 10 चरण हैं, 10 चरण हैं और अगर आप चरणबद्ध तरीके से गणना करते हैं तो त्रुटि की संभावना सबसे कम होती है। लेकिन अगर आप इनमें से किसी भी चरण को भूल जाते हैं तो ऐसा संभव है कि त्रुटि हो जाए और गणना में समस्या हो। मैं बता देना चाहता हूँ कि जो ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें चेष्टा गुणक, आश्रय गुणक, गोमूत्रिका रीति आदि बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जिनके बारे में विश्वास मानिए अगर मैं बात भी कर दूं तो आप भाग खड़े होंगे, कहेंगे कि नहीं करनी ऐसी गणना। क्योंकि उस समय कैलकुलेटर नहीं था, उस समय बड़ी बड़ी गणनाओं को अंजाम देने के लिए अलग अलग विधियां थीं। आज हमारे पास कैलकुलेटर है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, स्लाइड रूल है। तो हम इस विधि को सामान्य तरीके से जितना सरल हो सकता है उतना बनाकर प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। जिनको ये वीडियो पसंद आए वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमें नए प्लेलिस्ट किस विषय पर बनाएं इसके विषय में भी आपकी राय हमें चाहिए। और प्रकाश एस्ट्रोलॉजी @75@gmail.com पे आप अपने विचार भी प्रस्तुत कर सकते हैं, मुझे बड़ा हर्ष होगा। तो आइए इन चरणों की बात करते हैं। सबसे पहले क्या है कि सभी ग्रहों के निरयन भोगांशों को पूरी तरह डिग्री में बदल लिया जाए। यानी कि ग्रह किसी राशि में होगा और राशि में किसी डिग्री, किसी मिनट, किसी सेकंड में होगा। इन सबको बदलकर 1 डिग्री में कर लेना है। जैसे मान लीजिए कि वृष राशि में 10 डिग्री का कोई ग्रह है, मान लिया, तो मेष राशि पार हो चुकी है, यानी एक राशि में 30 डिग्रियां होती हैं, तो 30 डिग्रियां पार हो चुकी हैं और अगली राशि में 10 डिग्री यानी 30 और 40, उस ग्रह का पूरा निरयन भोगांश हो गया 40 डिग्री। तो इस प्रकार से सभी ग्रहों का बदल लेना है और जो भोगांश हमें प्राप्त होगा डिग्रियों में, उसमें से ग्रहों के उच्च अंशों को घटाकर आयु की चाप निकाल लेना है। हमें पता है कि मकर में 18 डिग्री का, 28 डिग्री का मंगल परम उच्च होता है, हमें पता है ये बात। तो हम देखेंगे कि जो परम उच्च डिग्री है उस ग्रह की और जो हमारे भोगांश है कुंडली में, उन दोनों का अंतर क्या है। यही अंतर आयु की चाप कहा जाता है। कुछ लोगों ने स्वच्छोन्न कहा है, कुछ लोगों ने अन्य नाम भी दिए हैं। यहाँ हम मतांतर की बात नहीं करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि ये विधि जटिल है, इसमें हरण संस्कार भी होने हैं, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस प्राप्त मान को, अब ये जो आयु की चाप हमने निकाली वो भी डिग्रियों में ही होगी, क्योंकि डिग्री और डिग्री ये दोनों पैमाने थे। अब इस मान को खड्भाधिक बना लेना है। खड्भाधिक का मतलब 6 से अधिक। 6 क्या, 6 राशि, 6 राशि यानी 180 डिग्री। अगर ये मान 180 डिग्री से अधिक है तो कोई समस्या नहीं है, उसको वैसे ही लेंगे। अगर ये मान 180 से कम है तो 360 से घटा के इस मान को 180 से अधिक बना लेंगे। अब क्या करते हैं कि कुछ ग्रहों द्वारा प्रदत्त पूर्ण आयु कितनी होती है, इसकी एक सारणी है जो आगे मैं प्रस्तुत करूंगा। तो आप ये समझें कि आयु की चाप जो हमें मिली है उसमें हम
गुणा करेंगे जो भी प्रदत्त पूर्ण आयु है और 360 से भाग दे देंगे। ये हमें वर्षों में प्राप्त होगा जो हर ग्रह द्वारा दी गई पिंडायु है। अब इसमें से जो हरण लागू होता है उसे घटा लेना चाहिए। जैसे ग्रह अगर अस्त होते हैं, शत्रु के क्षेत्र में होते हैं या कुंडली में 7वें से 12वें भाव में बैठे रहते हैं तो कुछ प्रकार के हरण होते हैं, यानी कि वो कुछ कुछ अंश अपनी द्वारा दी गई आयु का हर लेते हैं, इनको हरण कहते हैं। तो देखना होगा कि कुंडली पे कौन कौन से हरण लागू हो रहे हैं। जो जो लागू होंगे उनको इस प्राप्त जो भी प्राप्त आयु है उसमें से घटाते जाएंगे, और जब घटा लेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि जो भी मान आया उसमें लग्नायु को जोड़ देंगे। लग्नायु क्या है? लग्न अलग से अन्य ग्रहों की भांति एक आयु देता है जो लग्न की डिग्रियों में 0.3 का गुणा कर देने पे प्राप्त हो जाता है, उसको जोड़ दिया जाता है और इसको फिर सावन आयु में बदल लेते हैं। जैसे सौर और चंद्र वर्षों में अंतर होता है तो हमें सावन आयु में बदलना पड़ेगा अपने मानों को। यही स्पष्ट पिंडायु है जो जातक को प्रदत्त हुई है। तो आइए हम इसको उदाहरण से समझें, तभी बातें स्पष्ट होंगी। लेकिन उसके पहले हम समझ लें कि नियम क्या हैं और अलग अलग प्रकार के हरण कैसे होते हैं। चक्रपथ या चक्रार्ध हरण। चक्रपथ या चक्रार्ध का मतलब चक्र का आधा, चक्र यानी भचक्र, भचक्र यानी जोडियक का जो साइकिल है, जो वृत्त है राशियों का, 12 राशियों का, उसका आधा यानी कितनी राशियां? 6 राशियां, या आपकी कुंडली में 6 भाव। तो जब आपकी कुंडली में सप्तम भाव से लेकर के, ये सप्तम भाव से लेकर के 12वें भाव तक शुभ या अशुभ ग्रह बैठे होते हैं तो वो अपनी प्रदत्त आयु का कुछ कुछ अंश हर लेते हैं। इसी को कहते हैं चक्रार्ध हरण या चक्रपथ हरण। ठीक है। हाँ, शुभ अशुभ की अगर हम बात करें तो सूर्य, मंगल, शनि नैसर्गिक रूप से क्रूर ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं, इसलिए इनको अशुभ कहा जाता है। बाकी सारे ग्रह जो हैं वो शुभ ग्रह हैं। राहु केतु की गणना आयु निर्णय के किसी विधि में नहीं की जाती है, कुछ कुछ विधियों में ही की जाती है। तो हम यहाँ राहु केतु की बिल्कुल बात नहीं करेंगे। और शुभ अशुभ, क्रूर और सौम्य की बात करेंगे तो आपको समझ जाना होगा कि सूर्य, मंगल, शनि ही अशुभ या क्रूर ग्रह है। हम अस्तंगत हरण करते हैं, यानी अस्त हो गया तो भी ग्रह अपनी दी हुई आयु का आधा हरण कर लेता है। लेकिन इसके 2 अपवाद हैं, शुक्र और शनि। इन दोनों पर कभी भी अस्तंगत हरण लागू नहीं होता है, यह ध्यान रखने योग्य है। इसी प्रकार जब लग्न में एक या एक से अधिक क्रूर ग्रह हैं तो क्रूरोदय हरण होता है। क्रूरोदय यानी क्रूर का उदय। लग्न में क्रूर ग्रह का उदय होने पर क्रूरोदय हरण होता है। मान लीजिए कि सूर्य, मंगल, शनि में से कोई भी है, और लग्न के अंश पर ध्यान रखना जरूरी है कि लग्न के अंशों के जितने नज़दीक कोई शुभ ग्रह या पापक ग्रह होगा उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। इसमें याद रखने योग्य ये बात है कि यदि शुभ ग्रह लग्न के पास है तो उसका क्रूरोदय हरण नहीं होता है, और दोनों हैं अगर तो क्रूर वाले का हरण आधा होगा। ये ध्यान रखने योग्य। अभी उदाहरण से आप एकदम समझ जाएंगे। मैंने ऐसा उदाहरण लिया है जिस पे सभी प्रकार की चीज़ें लागू हो रही हैं। शत्रु क्षत्रिय हरण या आखिरी प्रकार का हरण है। इसमें क्या है कि शत्रु के क्षेत्र में होने पर भी अपनी दी हुई आयु का 1/3 हर लेते हैं। कैसे? सूर्य। अब यहाँ पर मित्रता और शत्रुता की बात हो तो ये एक निश्चित नियम है। आपकी कुंडली में तात्कालिक मित्रता, शत्रुता कुछ भी हो, हमें इस पर लेना है, इन नियमों पर चलना है कि सूर्य यदि शुक्र और शनि की राशियों में है तो अपनी दी हुई आयु का 1/3 भाग हर लेगा। बुध अगर चंद्र की राशि में है तो ऐसा होगा। चंद्रमा स्वयं किसी को अपना शत्रु नहीं मानता, ये बात अलग है कि बुध चंद्र को अपना शत्रु मानता है। शनि है तो सूर्य, चंद्र, मंगल की किसी राशि में है अगर वो, तो अपनी दी हुई आयु का 1/3 हर लेगा, यानी शत्रु क्षेत्रीय हरण उस पर लागू होगा। यहाँ एक बात और जो जिनका वर्णन यहाँ पे नहीं है, जब कभी भी एक ग्रह पर हो सकता है कि कोई ग्रह अस्त भी हो, कोई ग्रह शत्रु क्षेत्रीय भी हो सकता है ऐसा। यानी अगर किसी भी ग्रह पर एक से अधिक प्रकार के हरण लागू हो रहे हैं तो उनमें से जो सर्वाधिक है हरण, मान लीजिए कि एक हरण से उसकी 1/3
एक तिहाई आयु हरण हो रही है और दूसरे से 1/15 हो रही है, तो ज़्यादा क्या है, हम एक तिहाई ही लेंगे, यानी कि उस पर एक ही प्रकार का, एक ग्रह पर एक ही प्रकार का हरण लागू होगा, 2 या 3 प्रकार का हरण नहीं लागू होगा। ये बात याद रखने योग्य है। आइए हम कुंडली ले लेते हैं। तुला लग्न की कुंडली है, लग्नस्थ उच्च का शनि है, सप्तम भाव में मूल त्रिकोण का मंगल है, छठवें में नीचस्थ बुध है, संभवतः ये अमावस्या का जन्म है, सूर्य और चंद्र एक साथ हैं, और शत्रु क्षेत्र में गुरु है जो अष्टमस्थ है, चतुर्थ भाव में राहु और दशम में केतु है। आइए हम बात करते हैं, इस जातक की गणना आरंभ करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वक्री ग्रह कौन कौन से हैं, शुक्र और शनि हैं, और साथ ही साथ शुक्र जो है वो वक्री होने के साथ साथ अस्त भी है, ये ध्यान रखने योग्य है। तो अब इन्हीं 2 ग्रह हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना होगा, बाकी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला चरण क्या था, सभी ग्रहों के भोगांशों को डिग्रियों में निकालना है। ठीक, तो अब एक बात और गणना करने से पहले बता देना होगा कि सूर्य, चंद्र, मंगल से लेकर शनि पर्यंत जब ग्रह अपने उच्च अंशों पर होते हैं, यानी परम उच्च अंशों पर होते हैं, तो वो कितनी आयु देते हैं ये याद रखना होगा, या इसे आप कहीं पे नोट भी कर सकते हैं या वीडियो दोबारा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे सूर्य जब परमोच्च का होता है तो 19 वर्ष देता है, वहीं शनि होता है तो 20, और सर्वाधिक जो है चंद्र देता है। चंद्रमा आप जानते हैं कि वृष राशि में 3 डिग्री का उच्च होता है, तो इस प्रकार से कुल अंश निकाला जाता है कि एक राशि पार कर चुका, एस यानी साइन यानी राशि, और 3 डिग्री बढ़ा है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सभी ग्रहों को इधर लिख लिया, सूर्य से लेके शनि तक, और उनके भोगांश कितने कितने हैं ये लिख लिया। ठीक है, तो भोगांशों को लिख लिया कि कितने हैं। जैसे 300 पूरे भचक्र में सूर्य ने अभी 359.08 अंश अपनी गति की है, भोग किया है। ठीक उसी प्रकार चंद्र ने 341 किया है। इसमें से राशियां हटा दी गई हैं और एक राशि को 30 डिग्री समझ करके जोड़ करके ये पूरा भोगांश निकाला गया है। उच्चांश कितने होते हैं, अभी पीछे हमने देखा है कि ग्रहों के उच्चांश कितने कितने होते हैं, 30, 33। दोनों का अंतर हमने निकाला। क्या है ये तीसरा चरण है कि हमने अंतर निकाला है। कितना आया है, इसी को हम कहा हमने कि आयु की चाप है। अब आयु की चाप ये आ गई 358 ये भी अंशों में ही है। लेकिन अभी हमने कहा था कि अगर ये मान खड्भाधिक से कम है, यानी कि 6 यानी 180 से कम है, तो इसको 360 से घटा करके 180 से अधिक बना लेना है। तो ऐसा केवल मंगल, बुध और शुक्र के साथ हुआ है जिसके मान 180 से कम थे, तो हमने 360 में से घटा के मान को खड्भाधिक बना लिया। तो यहाँ तक यानी 1, 2, 3, 4 चौथे चरण तक, खड्भाधिक चरण तक हमारी सारी प्रक्रिया हो चुकी है। 5वें में हमने क्या किया, जो मान आया उसको प्रदत्त आयु जितनी होती है उससे गुणा किया, 360 से भाग दे दिया। जो मान आया उतनी ही उस ग्रह की प्रदत्त आयु है जो इधर लिखते गए। ठीक, अब हम देखेंगे कि ये जो सभी ग्रहों ने दिए हैं उस पर हरण कितना कितना लागू हो रहा है। जैसे हरण का हम एक सारणी बना लेते हैं, क्योंकि सारणी बनाने में त्रुटि होने की संभावना सबसे कम होती है। सूर्य ने और चंद्र ने किसी प्रकार का हरण नहीं हुआ, किसी प्रकार का हरण लागू नहीं हो रहा है कुंडली पर, क्योंकि इन 4 प्रकार के हरणों में से केवल मंगल, बुध, बृहस्पति और शनि पर ही लागू हो रहा है। अभी आप पीछे देखेंगे तो आपको चीज़ें याद आ जाएंगी। जैसे अब मंगल ने दिया 11.01 वर्ष। ठीक, और मंगल क्या है, सप्तम भाव में बैठा है, तो सप्तम से 12वें में बैठने पर क्या होता है, क्रूर ग्रह भी है, तो अपना 1/15वां भाग इसने हरण किया। तो कितना बच गई आयु, हमने उसमें से घटा दिया तो 10.28 हो गया। ठीक इसी प्रकार बुध है, कहाँ है, 6वें में बैठा हुआ है, अस्त है, इसलिए अपनी आधी निकाल दिया इसने, तो ये इतना वर्ष हो गया। गुरु क्या है, शत्रु क्षेत्र में भी बैठा हुआ है और अष्टम में भी बैठा हुआ है, तो उनमें से जो ज़्यादा हुआ उसको हमने ले लिया।
एक तिहाई हरण कर लिया, इतना हो गया। अब शनि का क्या है, क्रूरोदय हरण, लग्न में शनि है। इस विषय में हालांकि मतभेद है, मतभेद भी मैं बता देना चाहता हूं कि लग्न में अगर कोई भी क्रूर ग्रह हो और वो उच्च का हो, जैसे मंगल मकर में हो सकता है उच्च का हो, शनि तुला में जैसे कि इस कुंडली में है, तो हम क्रूरोदय हरण नहीं करते हैं। लेकिन ज़्यादातर दैवज्ञों का यही मानना है और मणित्थ का अन्य का मत यही है कि यदि क्रूर है नैसर्गिक रूप से तो हरण होना ही चाहिए। तो इसमें हम हरण करके चलते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, ये प्रदत्त आयु, ठीक है, सभी को हमने क्या किया, मिनटों में बदला है। लग्न को संपूर्ण रूप से मिनटों में बदला है, प्रदत्त आयु से गुणा किया है और 21,600 से भाग दे दिया है। ये जो हमें प्राप्त हुआ है वो शनि से प्राप्त आयु हुई। सभी को जोड़ लिया तो मिल गया 90.67 वर्ष। अब क्या है कि लग्न की आयु भी गणना करना है। लग्न कितने अंश का था, 6.71 का था, तो हमने उसमें 0.3 से गुणा किया तो पाया 2.013 वर्ष है। इसको हम अपनी प्राप्त आयु जो पीछे आई थी उसमें जोड़ दिया तो आ गया 92.69 वर्ष। अब क्या है, चंद्र और सौर दिनों में जो अंतर है उसको बराबर करना है, इसलिए क्या निकल के आना होगा, इसमें हमें 360 से गुणा करना होगा और 365.25 से भाग देना होगा। तो ये आया कुल मिलाकर के 91.42 वर्ष। यही हमारी स्पष्ट पिंडायु है कुंडली में जब कभी भी सूर्य सर्वाधिक बली हो। और मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है कि ये विधि सर्वाधिक सटीक है और ज़्यादातर जातकों पर लागू होती है और ये सबसे प्राचीन भी है, पराशर ने भी कहा है और मुख्य 3 विधियों में से एक है। तो इस पर आशा है कि आप, जो व्यक्ति इसके लिए इंडिकेटेड हो, वास्तव में उसको आवश्यकता हो, उसी पर ये लागू करेंगे, अन्यथा मनोविनोद के लिए ऐसा नहीं करेंगे। बहुत से ज्योतिर्विद इस बात पर बोलने से झिझकते हैं, लेकिन मैंने ये प्रयास आरंभ किया है। आशा है आपको अच्छा लगेगा। जिन जातकों को ये वीडियो अच्छा लगता है वो निश्चित रूप से इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे हमारा भी प्रोत्साहन होता है। यदि कोई भी आपको संदेह है तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमें prakashastrology75@gmail.com पे मेल भी कर सकते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए मुझे, मैं फिर उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।